हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए, आज बच्चे हम कंसोलिडेशन के ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटिंग के एडिशनल कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्या हमने चैप्टर अच्छे से क्लास में किया हुआ है? यस, किया हुआ है। क्या हमने बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में किए हुए हैं? यस, किए हुए हैं। क्या हमने इस चैप्टर की रिवीजन क्लास भी अटेंड कर ली है? यस, कर ली है। और मैंने इस बार बोला था कि आपको रिवीजन क्लास के साथ साथ अब आपको हम कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। पहले हम रिवीजन क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कराते थे, अब हम रिवीजन क्लास में आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे। बच्चे, क्वेश्चंस कौन से कराएंगे? अब मैं रूटीन क्वेश्चंस तो कराने से रहा, जो ऑलरेडी क्लास में किए हुए हैं उनमें कराने लायक कुछ नहीं होता। तो मैंने जो एडिशनल क्वेश्चंस का हैंडआउट आपके लिए बनाया है उसी में से ही आज हम कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आइए सीधा हैंडआउट के ऊपर चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। सर, क्या ये हम खुद कर सकते हैं? बच्चे, बेटर है आप इसको मेरे साथ ही करो, बिकॉज इसमें कुछ नई बातें भी हैं। सर, इतना बड़ा चैप्टर हमने क्लास में किया हुआ है, अभी भी आप कह रहे हो नई बातें हैं। तो बच्चे, सीए एग्ज़ाम है, नई बातें इतने आराम से थोड़ा ना ख़त्म हो जाती हैं। नई बातें तो चलती ही रहेंगी। तो सीए एग्ज़ाम है ना, ऐसे नई बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इस बात को समझिए। नई बातें तो आती रहती हैं। रीसेंट एग्जामिनेशन में कुछ नई बातें पूछी जा सकती हैं, या कोई मॉक पेपर में नई बात मुझे दिख गई, या स्टडी मटेरियल में कुछ नई बात दिख गई, तो वो सब नई बातें हम इन एडिशनल क्वेश्चंस के ज़रिए आपके साथ डिस्कस करते हैं। जो हमने क्लास में कर लिया वो तो पूरा चैप्टर है ही है, पर इंस्टीट्यूट तो इंस्टीट्यूट है ना कुछ ये लोग नया करते रहेंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ ही करेंगे। ठीक है? चाहे डबल स्पीड पे करिएगा, पर करिएगा मेरे साथ ही। आइए हम सीधा न्यू सम्स के हैंडआउट के ऊपर चलते हैं। क्या हो गया? चलिए जी। ये रहा जी आपके कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस। रिसेंटली जुलाई 21 के एग्ज़ाम में इंस्टीट्यूट ने कंसोलिडेटेड पीएल के ऊपर एक सम पूछा था। तो सर, इसमें क्या खास है? हमने कंसोलिडेटेड पीएल तो किया हुआ है और उसका एक क्वेश्चन भी क्लास में किया हुआ है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक, पर इस क्वेश्चन में एक खास बात थी। क्या ये क्वेश्चन हमारी बुक में था? बिल्कुल था। ये क्वेश्चन नंबर 52 था, और अगर आपको याद है मैंने ये क्वेश्चन कटवा दिया था कि मुझे लगता था ये आउटडेटेड क्वेश्चन है, अभी ये आ नहीं सकता, पर इंस्टीट्यूट ने उठा के डाल दिया। और इसमें एक नया कार्यक्रम भी किया गया जो कहीं हमें करने को बोला ही नहीं गया था। ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटिंग में हम ये पहले ओल्ड सिलेबस में सीए फाइनल में ये चीज़ कराते थे, वो चीज़ इस सवाल में करी गई है। ये एक नए तरह का क्वेश्चन था। क्या कोई इसमें से फुल मार्क्स ले पाया होगा? आई डाउट, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने जो सजेस्टेड आंसर भी दिया है उसमें भी इंस्टीट्यूट ने कुछ गड़बड़ करी हुई है, सही आंसर नहीं किया हुआ। फ्रैंकली स्पीकिंग, सही आंसर नहीं किया हुआ। पर चलो, मैं आपको सही भी बता दूंगा, प्लस इंस्टीट्यूट ने जो किया है वो भी बता दूंगा। इसलिए ये एक नया सम है, इम्पॉर्टेंट सम है। बुक में था पर हम करते नहीं थे क्योंकि आउटडेटेड सम था, पर आ गया पेपर में। सबको दिक्कत आई होगी। हाँ, पीएल बना लिया होगा और आपको लगा भी होगा कि हमने सही किया है, पर इंस्टीट्यूट ने इसमें से नंबर आपके काटे होंगे जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया है। हाँ, अब आगे दोबारा ना ये आ जाए, अब हम अच्छे से कर लेते हैं। पढ़िए जी। द ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021 वर एज अंडर। तो एक्स लिमिटेड रुपीज़ इन थाउजेंड्स, वाई लिमिटेड रुपीज़ इन थाउजेंड्स। इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर ऑफ ₹100 ईच। 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो सब्सिडरी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, वाई सब्सिडरी है, नीचे लिखा हुआ है। रिजर्व 6% डिबेंचर, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो ये ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। परचेज और सेल दिया है, वेजेस एंड सैलरीज दिए है, डिबेंचर इंटरेस्ट, जनरल एक्सपेंसेस, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अप टू 30/9/2020। बच्चे 31 मार्च 2021 वाला साल है, 30/9/2020 तक का प्रेफरेंस डिविडेंड पेड है, तो कहीं ना कहीं साफ नज़र आ रहा है कि 6 महीने का प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ है। तो 400 के ऊपर 7% इंटू 6/12, सो ये तो 14 बन रहा है, हाँ बिल्कुल बन रहा है। सो 14 का प्रेफरेंस डिविडेंड इसने पे किया हुआ है, क्योंकि एक्स के पास भी प्रेफरेंस डिविडेंड होंगे, नीचे लिखा हुआ है, तभी ये डिविडेंड एक्स को मिला भी हुआ है, देखो आधा। सो ये नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि एक्स ने वाई के प्रेफरेंस शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो हमने ये किया हुआ है क्लास में, हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2021 क्लोजिंग स्टॉक है ये, तो कहीं ना कहीं ये जो परचेज है दिस शुड बी एडजस्टेड परचेज, लिखा नहीं हुआ बट दिस शुड बी एडजस्टेड परचेज ना, ये COGS है, परचेज कहना भी गलत है, ये COGS है। कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड, अब इन्वेस्टमेंट में दोनों होंगे, फिक्स्ड एसेट्स। पढ़िए जी, इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड वॉज अक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2020। लो जी, बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2021 को, और जो इन्वेस्टमेंट खरीदी गई है वो 1 जुलाई 2020 को खरीदी गई है, 9 महीने पहले, एंड कंसिस्टेड ऑफ 80% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 50% ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो 80% उसमें इक्विटी शेयर्स हैं और 50% उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो इसका मतलब एक्स ने वाई के 80% इक्विटी शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया है और 50% प्रेफरेंस शेयर्स में, तभी तो बच्चे उसने 14 का प्रेफरेंस डिविडेंड बांटा था और उसमें से 7 का प्रेफरेंस डिविडेंड किसको मिल गया था, एक्स को ही मिल गया था। सो यहाँ तक तो अभी कोई दिक्कत है नहीं। आफ्टर अक्वायरिंग कंट्रोल ओवर वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड सप्लाइड टू वाई लिमिटेड गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%, तो कॉन्ट्रा सेल्स आ गई। द टोटल इनवॉइस वैल्यू ऑफ सच गुड्स इज 1,20,000। 1/4 ऑफ सच गुड्स वर स्टिल लाइंग इन द इन्वेंट्री एट द ईयर एंड। तो एक्स ने वाई को सेल की है, तो एक्स के सेल में जुड़ा होगा, वाई के परचेज में जुड़ा होगा, सो ये कॉन्ट्रा कटेगा, और क्योंकि 1/4 बचा है तो ये स्टॉक रिजर्व भी आ जाएगा। डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज एट 10% इन एक्स लिमिटेड एंड 15% इन वाई लिमिटेड ऑन फिक्स्ड एसेट्स। सो दोनों के फिक्स्ड एसेट्स पे आपको डेप्रीसिएशन भी चार्ज करनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। तो आपको कंसोलिडेटेड PL बना के दिखाना है, CPL कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ PL बना के दिखाना है। सो कंसोलिडेटेड PL बनाने में क्या दिक्कत हो सकती है, वो तो सिंपल होता है। चलिए आइए हम कंसोलिडेटेड PL बना के देखते हैं और फिर देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ने इस सवाल में स्पेशल क्या किया है। चलिए जी, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। सो क्लास में हमने एक ही क्वेश्चन किया था इसका, वो स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन था, तो यहाँ इन्होंने थोड़ी सी अलग चीज़ भी करी हुई है, सो वो हम आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। तो मुझे थोड़े से नोट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट्स आने वाले हैं, तो हमें नोट्स वगैरह भी बनाने पड़ेंगे। चलिए बच्चे, तो CPL हमें बनाना आता है, CPL में हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो CPL तो बड़े आराम से बन जाएगा, नोट्स और अमाउंट। चलिए सबसे पहले क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो इसके लिए नोट नंबर 1 लगा देते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विच इज़ नथिंग बट द सेल्स ओनली। नोट्स तो बच्चे बनाने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि हर आइटम को ऐड करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स। सो क्या दोनों की सेल जुड़ेगी? यस। सर 9 महीने पहले अक्वायर किया है, क्या 9 मंथ की जोड़ोगे कि 100% जोड़ोगे? बच्चे ये लोग 100% ही जोड़ते हैं। हालांकि इंड AS में जब हम CPL बनवाते हैं तो हम 9 महीने का ही जोड़ते हैं,
ये लोग 100% जोड़ के बाद में 3 महीने का माइनस करेंगे, देखना। आना तो 9 महीने का ही चाहिए, क्योंकि पहले 3 महीने का तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। खुद सोचो, उसने शेयर्स कब अक्वायर करे हैं, ये साल है 31 मार्च 2021 के बैलेंसेस दिए हैं 1/4/2020, उसने शेयर्स अक्वायर करे हैं 1/7/2020 को, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। तो टेक्निकली तो 9 महीने का ही जुड़ना चाहिए, 9 महीने के ही आइटम्स आने चाहिए और 9 महीने का ही प्रॉफिट होना चाहिए। पर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग 100% जोड़ के बाद में 3 महीने का माइनस करते हैं। सो तभी तो मैं बोला ना, ये लोग गड़बड़ करते हैं, जबकि सही तरीका है कि 9 महीने का ही जुड़ना चाहिए। पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये लोग 100% जोड़ के बाद में 3 महीने का माइनस करने वाले हैं। नहीं तो मैं तो 9 महीने की सेल जोड़ूंगा, 9 महीने की परचेज जोड़ूंगा, सब कुछ 9 महीने का जोड़ूंगा, ताकि मेरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ जाए। बिकॉज पहले 3 महीने का प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता ही नहीं है, वो तो गिफ्ट होता है, वो तो आपको पता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता है। बट सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, इंस्टीट्यूट है, तो हमें उनकी बात सुननी पड़ेगी। सो मैं 100% जोड़ूंगा जी। आइए जी, सेल एक्स लिमिटेड की सेल कितनी है बताइए। ट्रायल बैलेंस में से देखिए 1800, सब कुछ रुपीज़ इन थाउजेंड्स में होगा। और वाई लिमिटेड की सेल कितनी है, वाई लिमिटेड की सेल है 1900, तो इसमें से कॉन्ट्रा भी कटेगा जो घर पे ही सेल की थी। सो किसने सेल करी थी, एक्स लिमिटेड सप्लाइज गुड्स टू वाई लिमिटेड, कितने के 1,20,000। सो 120 का कॉन्ट्रा हो गया। सो 1800 प्लस 1900 माइनस 120, 3580, 3580, तो रुपीज़ इन थाउजेंड्स। क्लियर है। और कोई इनकम है नहीं, तो यहाँ हम टोटल ए लगा देते हैं 3580। आइए जी, अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है परचेजेस। वैसे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, पर वो तो है नहीं। सो परचेजेस, तो इसका नोट नंबर 2 बनाते हैं, सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे। नंबर 2, परचेजेस। एक्स लिमिटेड के कितने परचेजेस हैं, 1000। वाई लिमिटेड के कितने परचेजेस हैं, 1200, और इसमें से भी कॉन्ट्रा है, बिकॉज अगर एक ने सेल करी है तो दूसरे ने परचेज करी है। ये कॉन्सेप्ट हम क्लास समझ चुके हैं, क्लास में भी पढ़ा हुआ है, रिवीजन में भी पढ़ा हुआ है। सो 2080, सो परचेज आ गई आपकी 2080। देखते जाओ, बहुत इजी है। चेंज इन इन्वेंट्री है नहीं, बिकॉज सीधा क्लोजिंग स्टॉक ही दिया हुआ है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस या एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, क्या कोई वेजेस एंड सैलरीज थे, यस थे 500 के। सो इसका नोट नंबर 3 बनेगा। सबके नोट्स बनाने पड़ेंगे। थर्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एक्स लिमिटेड का कितने हैं, वेजेस 200 और वाई लिमिटेड के 300। सो टोटल आ गया जी 500। और तो कुछ है नहीं। आगे फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट नोट नंबर 4, डिबेंचर इंटरेस्ट दिया हुआ है, नोट नंबर 4। और कोई कॉन्ट्रा आइटम है नहीं है, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट यानी कि डिबेंचर इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट यानी कि डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है, एक्स लिमिटेड का 24 और वाई लिमिटेड का भी 24। सो ये आ गया 48। देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सो क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ था कि फिक्स्ड एसेट्स पे एक्स लगाता है 10% डेप्रिसिएशन
और वाई लगाएगा 15% डेप्रिसिएशन। सो नोट नंबर 5, डेप्रिसिएशन एक्स लिमिटेड। तो एक्स के फिक्स्ड एसेट्स देखिए ट्रायल में कितने दिए हुए हैं, फिक्स्ड एसेट्स लास्ट में दिए हुए हैं 2200। एक्स लगाता है जी 10% डेप्रिसिएशन 220। वाई लिमिटेड के फिक्स्ड एसेट्स देखिए कितने हैं 1580 और वाई लगाता है 15% डेप्रिसिएशन 237। सो डेप्रिसिएशन आ गया आपका 457 और इसमें कोई मुश्किल काम है ही नहीं। अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या है, अदर एक्सपेंसेस में सिर्फ जनरल एक्सपेंसेस हैं जी। सो नोट नंबर 6 बना दीजिए इसका। नोट नंबर 6, अदर एक्सपेंसेस में क्या दिया हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस। सो एक्स लिमिटेड के जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं 160 और वाई लिमिटेड के कितने हैं 120। सो टोटल आ गए आपके 280 एंड बिलीव मी आपका कंसोलिडेटेड पीएल बन के तैयार हो चुका है। इतना ही तो काम है सर। प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो है, डिविडेंड थोड़ा आता है पीएल में, डिविडेंड तो एप्रोप्रिएशन की आइटम है, डिविडेंड तो पीएल में आता ही नहीं और कुछ है नहीं। शेयर कैपिटल आनी नहीं, प्रेफरेंशियल कैपिटल आनी नहीं, रिजर्व्स आने नहीं, डिबेंचर्स आने नहीं, ट्रेड रिसीवेबल पेबल आने नहीं, ये सब एम ही दिए हुए हैं, ठीक है ना। पीएल का ओपनिंग बैलेंस आना नहीं और परचेज सेल डाल दिया, वेजेस डाल दिया, इंटरेस्ट डाल दिया, जनरल एक्सपेंसेस डाल दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड आना नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट में आती है, कैश एट बैंक आना नहीं, इन्वेस्टमेंट आने नहीं। सो और कुछ है ही नहीं। ये एक सवाल एम ही इतना बड़ा बनाया हुआ है। सो टोटल बी प्लस 500 प्लस 48 प्लस 457 प्लस 280 3365। सो ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी माइनस 3580। सो 215 का और टैक्स है नहीं। सो ये आपका बन के तैयार हो गया क्या, कंसोलिडेटेड पीएल। सो टेक्निकली बच्चे आपका सीपीएल जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सीपीएल में तो इतना ही होता है ना, हमने भी तो क्लास में इतना ही किया हुआ है सर। एक प्रेफरेंस डिविडेंड है वो सीपीएल में आता नहीं, ठीक है ना। सो टेक्निकली सीपीएल यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है इस क्वेश्चन में, हालांकि कहीं नहीं लिखा, सवाल में सिर्फ इतना लिखा है कि आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना दीजिए। इंस्टीट्यूट ने प्रॉफिट टू बी शोन इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अलग से निकाला है। क्यों निकाला है मुझे नहीं पता, सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ, अगर मुझे इस क्वेश्चन में सीबीएस भी बनानी पड़ती, क्योंकि क्वेश्चन में कंप्लीट ट्रायल दिया हुआ है, आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। अगर मुझे इस सवाल में सीबीएस बनानी पड़ती तो मुझे निकालना पड़ता कि कंसोलिडेटेड पीएल में कितना प्रॉफिट आएगा। अगर मुझे क्या बनानी होती, सीबीएस बनानी होती, तो वो तो कहीं लिखा नहीं है कि सीबीएस बनानी है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने को तो बोला नहीं है। फिर पता नहीं इंस्टीट्यूट को क्या हुआ और वो प्रॉफिट टू बी शोन इन सीबीएस निकाल रहे हैं और मजे की बात गलत निकाल रहे हैं। इन्होंने गलत आंसर किया है। सो व्हाट आई विल डू, मैं आपको इस सवाल में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बना के दिखाऊंगा और उसके लिए निकालूंगा कि कितना प्रॉफिट जो है वो सीपीएल में हमें शो करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे ये जो प्रॉफिट निकला है 215 का, ये थोड़ा जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। इसमें एक गलती तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि साहब ये 3 महीने का तो इसमें प्री प्रॉफिट जुड़ा हुआ है सब्सिडरी का, वो गलत है, 9 महीने का होना चाहिए। दूसरा, ये तो इस साल का प्रॉफिट है, उसके पिछले साल के प्रॉफिट्स भी तो हैं। वो जो पीएल का ब्रॉड डाउन बैलेंस सवाल में दिया हुआ है, कितना है वो 40 और 30, वो भी तो जाते हैं सीपीएल में। प्लस जो सब्सिडरी का टोटल प्रॉफिट है वो थोड़ा जाता है सीपीएल में, 3 महीने का तो अलग हो ही जाएगा। जो बचा हुआ 9 महीने का भी है
उसमें से भी माइनॉरिटी का हिस्सा थोड़ा जाता है सीपीएल में, सिर्फ होल्डिंग का हिस्सा जाता है 80%। और फिर सीपीएल में रेक्टिफिकेशन ऑफ डिविडेंड होता है, सीपीएल में स्टॉक रिजर्व की एंट्री डलती है। तो ये सब करके हमें सीपीएल का प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो उसके लिए हम एक अलग अकाउंट बनाएंगे, दैट इज सीपीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर बोल रहा हूं, सवाल में कहीं नहीं लिखा बनाने को, पर हमें बनाना पड़ेगा, बिकॉज अब मुझे सिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस सवाल में सीबीएस मांग लेता तो मुझे सीपीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता, बिकॉज ये 215 नहीं जा सकता। कहां नहीं जा सकता? ये 215 सीबीएस में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इस 215 में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो टू सीपीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ध्यान से समझिएगा कि ये सीपीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है। ये मैं निकालने जा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू बी शोन इन सीबीएस सही तरीके से, और फिर मैं इसमें सीबीएस बना के भी दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले इसमें आता है बच्चे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो इस साल का प्रॉफिट है, कितना, सॉरी पिछले साल का प्रॉफिट है दोनों का, 40 + 30 कितना आता है ये 70। फिर आता है इस साल का नेट प्रॉफिट। अब इस साल का नेट प्रॉफिट मुझे 215 पता है, पर बच्चे मुझे दोनों का अलग अलग चाहिए होगा, होल्डिंग का अलग चाहिए होगा, सब्सिडरी का अलग चाहिए होगा। क्योंकि जब अलग अलग नेट प्रॉफिट निकलेगा तो उसमें तो प्रेफरेंस डिविडेंड की एंट्री भी डल जाएगी, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट तो मैं सीबीएस वाला उठाता हूं। जब आप सीपीएल बनाते हैं, इतने क्वेश्चंस आपने किए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के, उसमें जो सीपीएल लेते हैं उसमें पीएल कौन सा लिखते हैं? बैलेंस शीट वाला। और बैलेंस शीट के पीएल में तो प्रेफरेंस डिविडेंड की एंट्रीज भी हो रखी होती हैं। तो मुझे अलग अलग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, किसका? होल्डिंग का और सब्सिडरी का। और उसके लिए मुझे अलग से अब वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सो ऊपर जो प्रॉफिट निकाल चुके वो तो निकाल चुके, अब आपको अलग अलग भी चाहिए। एक्स एंड वाई लिमिटेड, दोनों का अलग अलग नेट प्रॉफिट भी अब आपको निकालना पड़ेगा। अब इसमें मैं प्रेफरेंस डिविडेंड भी डालूंगा, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। तो सबसे पहले सेल्स। आइए जी सर, ये तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। तो बच्चे अब अगर सही करना है फिर तो करना ही पड़ेगा ना। इंस्टीट्यूट ने तो गलत मलत कर दिया, पर हम गलत कैसे कराएं? माइनस, और मुझे तो सीबीएस भी बना के दिखानी है, क्योंकि मैं आपको सीबीएस बना के भी तसल्ली करा दूंगा एक बार। 1000 और 1200 माइनस वेजेस, कोई नहीं 10 मिनट ही लगेंगे। 200 और 300 माइनस डिबेंचर इंटरेस्ट 24 माइनस जनरल एक्सपेंसेस 160 120। सर इसमें कॉन्ट्रे शॉन्ट्रे नहीं डालने? नहीं, कुछ नहीं डालना, अलग अलग प्रॉफिट चाहिए ना, वो तो कंसोलिडेटेड में कॉन्ट्रा होते हैं। बस जी, एक डेप्रिसिएशन आएगी। डेप्रिसिएशन कितनी कितनी निकाली थी? 220 और 237। पहले यहां तक निकाल लें। 1800 माइनस 1000 माइनस 200 माइनस 24 माइनस 160 माइनस 220 196 इसका, तो उसका 20 होना 19 होना चाहिए, क्योंकि 215 टोटल है। अच्छा, अगर सीबीएस बनानी है अब हमें इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी एडजस्ट करना पड़ेगा। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, ये कह रहा है कि मैंने 14 का प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया, तो पैरा 27 के अकॉर्डिंगली बाकी 6 महीने का प्रेफरेंस डिविडेंड प्रपोज भी तो करना पड़ेगा 14 का, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड है तो डिविडेंड की एंट्री आनी है, चाहे डिक्लेयर किया चाहे नहीं किया। अब क्योंकि उसने डिविडेंड दिया तो होल्डिंग को मिला होगा, प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड रिसीव्ड 7 प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड रिसीवेबल 14 का 50% 7। सो ये आएगा आपका नेट प्रॉफिट। सो 196 प्लस 14 210
19 माइनस 28 9 हो गया जी नेगेटिव। सो नेट आता है 210 माइनस 9 201। क्लियर है? सो 210 माइनस 9 201। अब इस 201 में ध्यान से देखो, एक्स का तो बच्चे पूरा प्रॉफिट आना ही है, बिकॉज वो तो होल्डिंग कंपनी है, उसका तो पूरा प्रॉफिट आना ही है। थिंक अबाउट वाई। वाई का प्रॉफिट थोड़ा प्री है 3 महीने का, थोड़ा पोस्ट है, तो प्री तो सीपीएल का पार्ट होता नहीं, हटा दीजिए। पोस्ट में भी होल्डिंग का हिस्सा सीपीएल का पार्ट होता है, एमआई का हिस्सा तो सीपीएल का पार्ट होता नहीं, हटा दीजिए। तो ये सब हटाने के लिए अब मुझे बनाना पड़ेगा एओपी। किसका? वाई लिमिटेड का। एओपी ऑफ वाई लिमिटेड, प्री पोस्ट टोटल। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको प्रेफरेंस डिविडेंड की एडजस्टमेंट याद है, जो हमने क्लास में पढ़ाई हुई है, लॉन्ग कट, है ना। सो प्रॉफिट एंड लॉस, प्री का 30 दिया हुआ है, पोस्ट का इस साल कमाया है 9, सो टोटल हो गया 21 नेगेटिव। प्लस करते हैं इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड की जो एंट्री ऑलरेडी डली हुई है, क्योंकि ये एंट्री डाल के हमने निकाला है। ये देखो 14 और 14 की एंट्री डली हुई है, एंट्री डली है तो पहले हम ऐड करते हैं 28, ये आता है 19, ये आता है 30। अब इसमें लगेगी टाइम की एडजस्टमेंट, 19 डिवाइड बाय 12, तो 3 महीने का कितना? 4.75। सो मैं बैलेंस शीट तक आपको बना के दिखा दूंगा इसमें। 34.75, 19 माइनस 4.75, 14.25। अब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस भी करेंगे, बिकॉज लॉन्ग कट भी लगेगा। तो जो 7,000 पहले 6 महीने का है, 7,000 ही है ना, उसमें से 3.5 प्री है, 3.5 पोस्ट है, और बचे हुए 6 महीने का सारा ही पोस्ट है, 7। सो ये आपका करेक्ट प्रॉफिट आ गया। बच्चे ये सवाल सीए इंटर में नहीं पूछना चाहिए था इनको, पर पूछने वाला का तो बिल्कुल नहीं देखते ना कि बच्चे के सिलेबस में ये सब चीज़ें हमने डाली भी हैं कि नहीं है। 3.75 है ना। टाइम एडजस्टमेंट 19 माइनस 4.75, टोटल 14 था ना, 7 और 7, नहीं, टोटल 28 है, पहले 6 महीने का 7, सॉरी। सो पहले 6 महीने का था 14, तो 7 और 7 जाएगा ना। फिर पहले 6 महीने का 14 था और बचे हुए 6 महीने का 14 था, ये रहा। सो 27.75, 14.25 माइनस 7 माइनस 14, तो ये 6.75 नेगेटिव। तो इसमें होल्डिंग का हिस्सा 80%, माइनॉरिटी का हिस्सा 20%, तो 5.4 नेगेटिव, 1.35 नेगेटिव, 22.2 पॉजिटिव और 5.55 पॉजिटिव। क्लियर है? सीपीएल में सिर्फ ये जाता है, ये जाता है ना। अब टोटल देखो कितना है, 27.75 माइनस 6.75, टोटल आ गया 21। अब ये 21 कैसे आया? 30 पिछले सालों का, 9 माइनस 9 इस साल का, हो गया 21। बिल्कुल ठीक है ना। अब इस यहाँ जो आपने ये लिखा है, यहाँ तो टोटल लिखा है ना, ये देखो 30 माइनस 9 21। अब 21 में से क्या क्या हटेगा, ये 3 चीजें हमें हटानी पड़ेंगी, क्योंकि सीपीएल में तो सिर्फ 5.4 ही जाता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 2 सीसी जो प्री का प्रॉफिट है 22.2, 2 एमआई जो माइनॉरिटी का हिस्सा है 5.55 माइनस 1.35, 5.55 माइनस 1.35
4.2। अब एक इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड भी आएगा। जो प्रेफरेंस डिविडेंड प्री का मिला हुआ है 3.5, क्योंकि 7 टोटल मिला है, उसका आधा हो गया 3.5 3 महीने का, है ना। तो ये आपका हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ डिविडेंड। और इसमें एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी आएगा यूपी। टोटल सामान बेचा था 120 का, 1/4 बचा हुआ है इंटू 25/125। मैं मान के चल रहा हूँ कि जो इसको देख रहा है उसको अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। 120 डिवाइड बाय 4, 30 डिवाइड बाय 5, 6, है ना। बिल्कुल ठीक। लो जी, तो ये है जी आपका सीपीएल का बैलेंस, जो कि है बैलेंसिंग फिगर। तो 70 + 201 माइनस 22.2 माइनस 4.2 माइनस 3.5 माइनस 6, 235.10। ये है आंसर, 235.10। क्लियर है। ये पीएल में जाना चाहिए। ये है आपके सीपीएल का बैलेंस। चार ही चीज़ें इसमें एडजस्ट होनी बनती हैं, वो चारों की चारों चीज़ें हमने इसमें एडजस्ट कर दी हैं। मैं प्रॉफिट का एक बार देख लूँ, 25% ऑफ कॉस्ट ही है ना, और टोटल इनवॉइस वैल्यू 120 है, 1/4 ऑफ स्टिल गुड्स आर लाइंग। ठीक है, चलिए जी। सो अब हम, वैसे तो सवाल ख़त्म हो गया, इंस्टीट्यूट ने यहाँ तक किया है। मैं समझाने के लिए आपको सीबीएस बना के दिखाता हूँ, और सीबीएस बनाने के लिए आपको एक गुडविल निकालनी पड़ेगी और एक एमआई का बैलेंस भी निकालना पड़ेगा। आइए जी, इन्वेस्टमेंट हेल्ड बताइए जी, 1056, ये सारा हमें आता है, माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल 400 है तो उसका 80% 320, इक्विटी शेयर कैपिटल 80, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 400 का 50% 200, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 200। एक बच्चे रिजर्व्स भी हैं, वो मैंने ना एओपी में डाले नहीं रिजर्व्स। यहाँ डालने को मैं एओपी में डाल सकता था, पर क्योंकि मुझे सीपीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना था तो मैंने एओपी में रिज़र्व डाले नहीं। तो रिज़र्व का मैं यहीं पे प्री पोस्ट कर देता हूँ, बिकॉज सारे के सारे रिज़र्व प्री माने जाएंगे। 200 के रिज़र्व हैं तो उसका 80% 160 और रिज़र्व 40। और क्या आता है इसमें, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड का रेक्टिफिकेशन 3.5, है ना, माइनस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 22.2, प्री प्रॉफिट 22.2, प्लस यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आ जाएगा पोस्ट का भी प्री का भी 5.55 माइनस 1.35 4.2। लो जी, सो 80 + 200 + 40 + 4.2 324.2। गुडविल निकाल लें। ये मैं जो बैलेंस शीट बनवा रहा हूँ ये कॉम्प्लीमेंट्री बनवा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन में अगर सीपीएल पूछ सकता है तो आने वाले समय में आपसे वो बैलेंस शीट भी पूछ सकता है 350.3। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम सीबीएस भी बना लें और पता भी लग जाएगा कि मैंने ये जो सीपीएल का बैलेंस निकाला है ये सही निकाला है या गलत निकाला है। ठीक है, आइए जी सीबीएस बनाते हैं। सो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है वो भी बताऊंगा, उन्होंने गलत किया हुआ है, सो वो भी बात करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डिंग की आएगी 2000, सीजीआर होल्डिंग का आएगा 600, सीपीएल ऊपर हम निकाल चुके हैं 235.10। आगे 6% डिबेंचर्स, दोनों का टोटल
800, ट्रेड पेबल दोनों का टोटल 180 प्लस 120 300, एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ दिखाना पड़ेगा 324.20, और एक बच्चे प्रपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड माइनॉरिटी का हिस्सा है ना, जो 14 का प्रपोज किया हुआ है उसका 50% माइनॉरिटी का हिस्सा 7। ये एडजस्टमेंट आपको याद होनी चाहिए, अपनी क्लास में की हुई है। होल्डिंग का हिस्सा तो हमने ये होल्डिंग में ऐड कर दिया ना, ये देखो जब पीएल बनाया ये वाला, ये 7 ऐड कर दिया होल्डिंग का, तो माइनॉरिटी का तो बैलेंस शीट में ही आता है ना। बस जी, ये आ गया आपका टोटल। फिक्स्ड एसेट्स 2200 प्लस 1580 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितनी थी 457। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनवा रहे हैं, सवाल ने मांगी नहीं हुई कि आने वाले दिनों में अगर मांग ले तो आप बना पाएँ। 3323 गुडविल, गुडविल कितनी है 350.30, 350.30। और क्या है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है 200 प्लस 100 माइनस 6 294, स्टॉक रिजर्व है ना। कैश एट बैंक 27 प्लस 12 39। बस या और भी कुछ है। ट्रेड रिसीवेबल 160 प्लस 100 260। चलिए जी टोटल लगाते हैं 3323 350 प्लस 3 प्लस 294 प्लस 39 प्लस 260 4266.30। लो जी ये टैली हो गया 4266.30। इसका मतलब ये जो सीपीएल का बैलेंस हमने निकाला है वो बिल्कुल ठीक था 235। इंस्टीट्यूट ने यहीं तक सवाल किया है बस। और ये सीपीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहीं लिखा नहीं है, अगर कोई बच्चा पहली बार ये सवाल करेगा वो तो यहीं तक करके आएगा बस। अब सीपीएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों बना रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं, सीपीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है ये देखने के लिए कि कितना प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाएगा। अब उसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, वो लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि टोटल सब्सिडरी का 31 का प्रॉफिट जुड़ा है। बच्चे देखो होल्डिंग का तो पूरा ही जाता है, होल्डिंग का 210 प्लस 40 वो तो सीपीएल में जाएगा ही जाएगा। जो सब्सिडरी का 21 है वो सारा नहीं जाता सीपीएल में, उसमें से माइनॉरिटी हटाना पड़ता है, प्री का हटाना पड़ता है, फिर टोटल प्रॉफिट में रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर जो बैलेंस आएगा वो सीपीएल में जाता है। इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल ही मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड नहीं है कि गलत किया है बिल्कुल। उन्होंने ये 30 कंसिडर ही नहीं किया ये निकालते हुए, होल्डिंग का प्रॉफिट कंसिडर ही नहीं किया ये निकालते हुए, पता ही नहीं क्या किया है, मतलब ओपनिंग प्रॉफिट तो कंसिडर ही नहीं किया निकालते हुए, ना होल्डिंग का ना सब्सिडरी का, और प्रेफरेंस डिविडेंड का भी अजीब ही ट्रीटमेंट किया है। सो वो तो छोड़ो, और उनको बोलो कि अपने प्रॉफिट से ना सीबीएस जरा टैली करा के दिखा दो। मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूं, इधर देखिए जरा। सो मैं इंस्टीट्यूट का आपको एक बार जुलाई 21 का सजेस्टेड आंसर दिखा रहा हूं, क्योंकि बच्चे आपको पता होना चाहिए ये लोग गलत कर रहे हैं। मैंने सीबीएस इसलिए बना के दिखा दी ताकि आपको पता लगे कि हमने जो किया है सही किया है, क्योंकि अगर हमने सीपीएल गलत निकाला होता तो सीबीएस कैसे टैली हो जाती। ये देखो इन्होंने प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 195 निकाला हुआ है, 195.10, बिल्कुल गलत है ये। इससे सीबीएस टैली करा के दिखाओ, सीबीएस तो उससे टैली होनी है जो हमने निकाला है। सो पहली बात तो ये निकालने की जरूरत नहीं थी सवाल में, क्योंकि सीबीएस मांगी नहीं थी और सिर्फ सीपीएल मांगा था, और दूसरा बनाया भी तो गलत बना दिया। अब ध्यान से सुन लो, अगर पेपर में कुछ नहीं लिखा आप सीपीएल तक करके आ जाइए, दैट्स इट, क्योंकि आपको नहीं पता लगेगा
कि किस क्वेश्चन में सीपीएल एडजस्टमेंट बनाना है, किस में नहीं बनाना है। हाँ, अगर क्वेश्चन ने सीपीएल और सीबीएस दोनों मांग लिया तो आपको फिर सीपीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा और पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट सीपीएल में जाएगा, और उसका लॉजिक मैंने आपको पूरा बता दिया कि ये कैसे बना है। और फिर आगे ये सब कार्यक्रम तो आपको आते ही हैं। अच्छा, सीपीएल एडजस्टमेंट बनाने के लिए आपको दोनों का अलग अलग प्रॉफिट चाहिए होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड की एडजस्टमेंट करके चाहिए होगा, तभी आपके आंसर्स टैली करेंगे। सो मैंने एक कंप्लीट क्वेश्चन करा दिया। बुक में सवाल था पर मैं हमेशा ये कटवा दिया करता था, अब मैंने ये क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व करवा दिया है। सो प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। आगे आने वाले समय में ये सवाल दोबारा आएगा और हो सकता है सीबीएस के साथ आ जाए कि क्वेश्चन 20 नंबर का बन जाए और वो कहे सीपीएल भी बना दो और सीबीएस भी बना दो, क्योंकि जो एक बार आ गया उसके अब आगे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इन्होंने गलत किया है, हमने बिल्कुल सही कर लिया है कि किस तरीके से ये आंसर कैलकुलेट होना चाहिए। समझ आ गई बात। सो कंसोलिडेशन में ये एक न्यू सम था। न्यू सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने वो प्रॉफिट कैलकुलेशन का तरीका डाल दिया जबकि सवाल ने मांगा नहीं हुआ, अदरवाइज सवाल में कुछ नहीं था। समझ आ गई बात। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट था, जो मुझे लगता है कि जिसमें कुछ नई बात थी कि एक ही क्वेश्चन में हमने सीपीएल भी बनाया और सेम क्वेश्चन में हमने सीबीएस भी बनाया। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं न्यू सम्स के लिए। जुलाई 21 में ही ये भी सवाल पूछा गया, हालांकि ये बहुत ईजी था। आइए ज़रा देखते हैं। लॉन्ग लिमिटेड acquired 60% स्टेक इन शॉर्ट लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 112 लाख। तो इन्वेस्टमेंट खरीदी है 112 लाख की। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन शॉर्ट लिमिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल वॉज 100 लाख, रेवेन्यू रिजर्व वॉज 40 लाख एंड बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस 30 लाख। तो उस दिन के नेट एसेट्स दिए हुए हैं, इक्विटी शेयर उस दिन के मतलब डेट ऑफ परचेज के। From the above information, you are required to calculate goodwill or capital reserve in the following situation. On consolidation of balance sheet, हाँ तो फिर तो सिंपल है, कंसिडरेशन दिया हुआ है, नेट एसेट्स दिए हुए हैं, तो आराम से निकल जाएगा। If long limited showed investment in subsidiary at carrying amount of 104 लाख, होम मेड सवाल होते हैं इनके, मैं हैरान हूँ। 112 लाख की इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो 104 लाख पे वो कैसे दिखा देगा? तो सीधा बोलो 3 बार सवाल करना है, एक बार 112 लाख लेके, एक बार 104 लाख लेके और एक तीसरा है इफ कंसिडरेशन पेड फॉर एक्वायरिंग 60% स्टेक वाज 92 लाख। सीधा बोल भाई, 3 बार सवाल करना है। मतलब 112 लाख पे खरीदा है, वो कह रहा है कैरिंग अमाउंट में दिखा रहा हूं, तो 112 लाख कैरिंग अमाउंट नहीं है। यहां तो ना कोई आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला है, वो तो सवाल में कहीं दिख नहीं रहा। सीधा नहीं बोलता 3 बार सवाल करना है, घुमा के बोलता है। सो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जी, इसमें तो कुछ भी नहीं था, जस्ट मैंने वैसे डाल दिया। सो 3 बार क्वेश्चन करना है जी। इन्वेस्टमेंट हेल्ड, सो पहले 112 लाख तो रुपीज इन लैक्स, 112 लाख, फिर 104 लाख, फिर 92 लाख माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 60%। अब इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है उसकी? 100 लाख का 60% 60 लाख। अब कंसिडरेशन जितनी मर्जी हो ये तो सेम ही आएगा, माइनस प्री प्रॉफिट्स, और प्री प्रॉफिट 2 हैं, माइनस रेवेन्यू रिजर्व इंटू 60%। एओपी नहीं बना रहा, सीधा कर रहा हूँ। 40 का 60% 24, और माइनस बैलेंस इन पीएल का 60%, 30 का 60% 18। लो जी, आ गया आंसर। सो पहले केस में आई थिंक गुडविल है, यस 10 की गुडविल है। दूसरे में 2 की गुडविल है, तीसरे में कैपिटल रिजर्व होगा क्योंकि कंसिडरेशन कम है। यस, तीसरे में 12 का कैपिटल रिजर्व है, तो कैपिटल रिजर्व हमने ब्रैकेट में दिखा दिया। सो ये 4 नंबर फ्री के थे, उसी क्वेश्चन के साथ, ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ ही ये पेपर में पूछा गया था, तो इसमें कुछ भी नहीं है। लिखिए जल्दी।
पॉज करिए। चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए, अब स्टडी मटेरियल में एक दो छुटकू क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, वैसे ही तैयारी हो जाएगी, वैसे ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब इनमें कुछ खास नहीं है, पढ़िए जी। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एज एट 31 मार्च 2001 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एच लिमिटेड, एस लिमिटेड। PPE, investment 2000 equity share of S Limited, current assets, share capital fully paid up, profit and loss trade payable. H Limited acquired shares of S Limited on 31 मार्च 2001। तो बहुत सिंपल सवाल है, सारा प्रॉफिट ही प्री प्रॉफिट है, कुछ है ही नहीं है। आइए सीधा बैलेंस शीट बनाते हैं। CBS, ये जस्ट वैसे ही मैंने ऐड कर दिए कि ये स्टडी में रिसेंटली ऐड किए थे, तो मुझे लगा चलो एक बार कर लेते हैं। CBS, अदरवाइज ये कराने लायक है नहीं बच्चे, क्योंकि 31 मार्च 2001 के बैलेंसेस और 31 मार्च 2001 को ही शेयर खरीदे हैं, तो सारा प्रॉफिट प्री प्रॉफिट ही है। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का आएगा 5 लाख। CPL, क्योंकि सारा प्रॉफिट प्री प्रॉफिट है, पोस्ट कुछ है ही नहीं, तो होल्डिंग का ही आएगा 2 लाख। उसके बाद एक दो लाइनें छोड़ दीजिए, ट्रेड पेबल जोड़ दीजिए। ट्रेड पेबल बच्चे मैं रिवीजन में सब कुछ समझा चुका हूँ, तो यहाँ सिर्फ हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 2,25,000 टोटल। PPE जोड़ दीजिए, 5 और 3 8 लाख। एक लाइन छोड़ दीजिए, इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं। करंट एसेट्स को जोड़ दीजिए 255। 3 वर्किंग नोट, CC, MI, CPL। हालांकि CPL की ज़रूरत नहीं, क्योंकि CPL में तो सिर्फ होल्डिंग का ही बैलेंस आना है। सो इन्वेस्टमेंट हेल्ड, 2,20,000 माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल। सो 2.5 लाख का कितने % आपने खरीदे हैं? 2,000 शेयर आपने खरीदे हैं। सो 2 लाख आपके पास, तो 50,000 माइनॉरिटी के पास। सारा प्रॉफिट क्योंकि प्री प्रॉफिट है, तो AOP की ज़रूरत नहीं है। प्री प्रॉफिट कितना है? प्री प्रॉफिट 1 लाख प्रॉफिट है सब्सिडरी का, तो 2.5 लाख, 2,000 शेयर हैं 2500 में से आपके पास, तो 80% हिस्सा आपका है, तो 80,000। और बाकी प्रॉफिट माइनॉरिटी का 20,000। बस जी, और तो कुछ है नहीं सवाल में। सो ये हो गया 70,000। ये कैपिटल रिजर्व आ रहा है 60,000। सो कैपिटल रिजर्व है 60,000 और माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 70,000। लगाइए जी टोटल 10,55,000। सो ये कराने लायक नहीं थे, बस स्टडी में नए ऐड हुए थे, मैंने कहा चलो करा देते हैं। हम तो रिवीजन करने बैठे हैं, तो जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतनी कम है। 10,55,000 क्लियर है। सो इसमें कुछ खास नहीं था, लिख लीजिए, लिखना है तो। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए जी। H Limited and S Limited provide the following information as at 31 मार्च 2002। H Limited, S Limited, फिर से PPE इन्वेस्टमेंट है 8,000 इक्विटी शेयर्स की। करंट एसेट्स शेयर कैपिटल, तो 1 लाख में से 80,000 आपके पास है, तो 80% होल्डिंग है। PL अकाउंट ट्रेड पेबल, वैसा ही सवाल है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, H लिमिटेड अक्वायर्ड शेयर्स ऑफ S लिमिटेड ऑन 1/7/2001। अब मिड ऑफ द ईयर आ गया, तो हमें टाइम एडजस्टमेंट लगानी पड़ेगी OP बना के। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 1/4/2001 वॉज 30,000। 500 सवाल किए हुए, ये तो बहुत ईजी है।
प्रिपेयर कॉन्सॉलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच एंड इट्स सब्सिडरी एज ऑन 31 मार्च 2002। तो इस बार मैं पहले वर्किंग नोट ही बना लेता हूँ। आओ पहले एओपी बनाते हैं। एओपी ऑफ एस लिमिटेड प्री पोस्ट टोटल। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टोटल दिया हुआ है 40,000। साल के शुरू में कितना था 30,000। तो ड्यूरिंग द ईयर कमाया 10,000। तो इस 10,000 में से आधा प्री आधा पोस्ट होगा, क्योंकि आपने शेयर नहीं, आधा नहीं, 9 महीने का 3 महीने का प्री होगा और 9 महीने का पोस्ट होगा, बिकॉज 1/4 से 1/7 तक प्री है। तो 3 महीने का प्री है। 2500 प्री प्रॉफिट है और बाकी आपका पोस्ट प्रॉफिट है। सो ये आ गया 32,500 और 7,500। सो इसमें होल्डिंग का हिस्सा बनता है 80% और माइनॉरिटी का 20%। 1500, 6,000, 26,000 और 6,500। तो सीसी निकाल लें, एमआई निकाल लें और सीपीएल निकाल लें। सो बहुत से क्वेश्चन क्लास में भी किए, फिर रिवीजन में भी सारे समझे। इन्वेस्टमेंट हेल्ड 1,26,000 माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख का 80% 80,000। बाकी इक्विटी शेयर कैपिटल माइनॉरिटी के पास 20,000। प्री प्रॉफिट 26,000। माइनॉरिटी का हिस्सा माइनॉरिटी में प्रॉफिट का 6,500 प्लस 1,500 8,000। एच लिमिटेड का प्रॉफिट कितना है 50,000 प्लस पोस्ट प्रॉफिट कितना है 6,000। सो 56,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये स्टडी मटेरियल में नए सम ऐड किए गए हैं। सो 126 माइनस 80 माइनस 26 20,000। चलिए जी सीबीएस बना दीजिए। गुडविल आई है इस बार। इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डिंग का 1,50,000। सीपीएल 56,000। एमआई 28,000। ट्रेड पेबल जोड़ दीजिए 1,60,000 टोटल। पीपीई 2,30,000। गुडविल आई है 20,000 और करंट एसेट्स 1,44,000 टोटल। चलिए जी, फिर बोल रहा हूँ ये कराने लायक नहीं थे, जस्ट अब लगे थे तो मैंने कहा चलो करा देते हैं। 3,94,000। बच्चे जो भी स्टडी में ऐड होगा हमें तो कराना पड़ेगा ना, चाहे सिंपल हो चाहे जो मर्जी हो। 3,94,000, क्योंकि हम तो रिवीजन करने बैठे हैं, क्वेश्चन करते हैं तो साथ साथ रिवीजन अपने आप ही हो जाती है। चलिए लिखिए इसको जल्दी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन स्टडी में सम ऐड हुआ है, पढ़िए जी। फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर कॉन्सॉलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ विराट लिमिटेड एंड अनुष्का लिमिटेड एज एट 31 मार्च।
विराट होल्ड 80% ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अनुष्का लिमिटेड सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन। जब से अनुष्का लिमिटेड बनी है तब से विराट लिमिटेड ने उसके 80% शेयर खरीदे हुए हैं, मतलब बहुत पुराने खरीदे हुए हैं। सो बैलेंस शीट ऑफ विराट लिमिटेड एंड अनुष्का लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2001। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नोट नंबर 3, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। सो नए फॉर्मेट में बैलेंस शीट गिवन है। नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। जनरल रिजर्व, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में शेयर्स इन अनुष्का लिमिटेड 3,20,000 है। सवाल खत्म। अच्छा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सारा प्रॉफिट पोस्ट प्रॉफिट ही है ना। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है जब से वो कंपनी बनी है तब से ये मेरे ही पास है, तो सारा प्रॉफिट पोस्ट प्रॉफिट ही है। ये तो सीधा ही CBS बना देते हैं। गुडविल ने कैसे निकाले? गुडविल कैसे निकलेगी? कुछ भी नहीं, क्योंकि प्री प्रॉफिट तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब से ये कंपनी बनी हुई है तब से ये इसी के पास ही है। सो इधर देखिए, 3 वर्किंग नोट तो बनाने ही पड़ेंगे ना। इसमें AOP नहीं बना रहा, CCMI और CPL की जगह CGR बनेगा, बिकॉज रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ जनरल रिजर्व है ना। सो इन्वेस्टमेंट हेल्ड, वो नोट नंबर 3 में दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट हेल्ड 3,20,000 माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल, 4 लाख की शेयर कैपिटल का 80% उसके पास है, तो ये भी 3,20,000, तो गुडविल कोई आएगी नहीं। और बाकी इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख का 20% 80,000। बच्चे प्री प्रॉफिट है ही नहीं, बिकॉज जब ये कंपनी बनी थी तो प्रॉफिट ज़ीरो था, तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे प्रॉफिट ज़ीरो था, तो गुडविल भी आपकी ज़ीरो है सवाल में। अब प्रॉफिट, जितना भी उसका प्रॉफिट है 1 लाख का जनरल रिजर्व, वो दोनों में बढ़ जाएगा, MI और CGR में। तो CGR विराट लिमिटेड का जनरल रिजर्व कितना है? 1 लाख प्लस पोस्ट 1 लाख का 80% 80,000। क्या सवाल है ये देखो, 1,80,000, तो प्लस पोस्ट 20,000 MI। 1 लाख का 20% MI का 1 लाख। लो जी, बना लो CBS। ये क्या क्वेश्चन था? सो स्टडी मटेरियल में बहुत हल्के हल्के सम ऐड किए जाते हैं बच्चे, हमने तो क्लास में धूमकेतु सम कराए हुए हैं। सो पेपर में प्रॉपर फॉर्मेट से बैलेंस शीट बनाइएगा। 6 लाख, CGR 180, MI 1 लाख। छः 4 10 और 2 12, 4 लाख की शेयर कैपिटल है ना, 320। अच्छा ठीक है। अब आगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग जोड़ दीजिए 3 लाख, ट्रेड पेबल जोड़ दीजिए 2 लाख। सो बिल्कुल हल्के स्तर के सम हैं टोटल। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जोड़ दीजिए 7 लाख, इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं। इन्वेंट्री जोड़ दीजिए 3,60,000, ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख नहीं, ट्रेड रिसीवेबल हैं 220, एक ऊपर ऊपर हुआ है। कैश एंड कैश इक्वलेंट 1 लाख। तो कुछ भी नहीं था इस सवाल में। तो वो कह रहा है जब से कंपनी बनी है तब से हमने शेयर लिए हुए हैं, तो प्री प्रॉफिट कोई है ही नहीं सवाल में। 13,80,000। तो ये रिसेंटली स्टडी मटेरियल में ऐड किए थे इसलिए करा रहा हूँ, अदरवाइज इनमें कराने लायक कुछ है नहीं। लिख लीजिए। पॉज करिए, ऊपर करेंगे।
पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए जी। A Limited hold 80% of equity share capital and voting power in B Limited. A Limited sell inventory costing 180 lakh to B Limited at a price of 200 lakh. तो अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया। The entire inventory remain unsold with B Limited at financial year ended 31 मार्च 2001. तो 20 लाख का अनरियलाइज प्रॉफिट है, हटाना पड़ेगा। A Limited hold 70 B part 75% of equity share capital and voting power in B Limited. A Limited purchases inventory costing 150 lakh from B at a price of 200 lakh. उल्टा है, यहाँ A Limited ने बेचा है तो डाउन स्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, यहाँ A Limited ने खरीदा है तो अप स्ट्रीम ट्रांजैक्शन है। ठीक है ना। The entire inventory remain unsold with A Limited at the financial year ended 31 March. Suggest the accounting treatment of above transaction in consolidated financial statements of A Limited giving reference to the relevant guidance. तो बच्चे दोनों की ट्रीटमेंट आपको पता है। A Limited ने बेचा है तो प्रॉफिट A ने कमाया है, सब्सिडरी होता है, डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है। अगर A Limited ने खरीदा है तो सब्सिडरी ने बेचा है, अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन है। तो ए के केस में ये क्या है, डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम के केस में हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटाना पड़ता है। कहाँ कहाँ से, CPL अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, है ना, कितना 20, क्योंकि सारा प्रॉफिट, सारी इन्वेंट्री बची हुई है। और अपस्ट्रीम के केस में क्योंकि प्रॉफिट किसने कमाया होता है, सब्सिडरी ने, तो वो सब्सिडरी के पोस्ट प्रॉफिट से हटता है। तो पोस्ट प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, आप इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, टू इन्वेंट्री। इसको आप एओपी में दिखाते होते हैं ना, 50 लाख। सो ये एओपी में से माइनस होता है। सो जो हमने क्लास में अच्छे से सीखा हुआ है, सवाल ने वही पूछा हुआ है कि आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के केस में ट्रीटमेंट करके बता दीजिए। सो आप इसको अंग्रेजी में लिख के बताना है, अंग्रेजी में लिख के बता दीजिए, मैंने एंट्री करके बता दिया। सो दोनों पार्ट्स में ठीक है, क्लियर है। चलिए, सो आराम से इसको पॉज करके लिख लीजिए। चलिए बच्चे, अब अगली बात को ध्यान से सुनिएगा, ये भी एक नई बात है। हमने अमेलगमेशन में एक टॉपिक कराया था आपको, अपडेशन ऑफ बैलेंस शीट, कि जहाँ दो डिफरेंट डेट्स के बैलेंस शीट होते थे तो हम कहते थे पहले एक बैलेंस शीट को आपको अपडेट करना पड़ेगा। दो डिफरेंट डेट के नहीं, सॉरी, वहाँ होता था कि आपको बैलेंस शीट दी हुई 31 दिसंबर की, मर्जर हुआ है 31 मार्च को, तो आपको पहले 31 दिसंबर की बैलेंस शीट को 31 मार्च तक अपडेट करना पड़ता था। बच्चे, कंसोलिडेशन में भी इस तरह का एक पॉइंट है। सर हमने वो किया नहीं हुआ, नहीं बच्चे, हमने नहीं कराया था। क्यों? क्योंकि स्टडी मटेरियल में उसके ऊपर सिर्फ थ्योरी थी, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन था नहीं। बट रीसेंट मॉक पेपर में मुझे उस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिख गया। सो जो चीज मॉक में भी आ गई वो तो हमें करनी पड़ेगी। तो एक नया टॉपिक मैं कंसोलिडेशन में आपको कराने जा रहा हूं। हेडिंग बनाइए, डिफरेंट रिपोर्टिंग पीरियड। डिफरेंट रिपोर्टिंग पीरियड। सो ये कंसोलिडेशन में मैं एक नई चीज़ ऐड कराने जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये क्वेश्चन दिख गया है मॉक पेपर्स में, तो मुझे डर लगता है कि ये कहीं पेपर में आ ना जाए। स्टडी मटेरियल में मैं दिखा दूँ कि इसको थ्योरेटिकली लिखा गया था, प्रैक्टिकल अभी भी स्टडी मटेरियल में इसका कोई नहीं है। इधर देखिए, स्टडी मटेरियल में अभी भी इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी लिखी गई है। वो मैं थ्योरेटिकल आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ लिखा गया है। ये देखो ज़रा, ये देखो, अलाइनमेंट ऑफ रिपोर्टिंग डेट्स। सो ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल है और इसके बाद देखो चैप्टर खत्म हो गया।
सो क्योंकि कोई प्रैक्टिकल नहीं था तो हम चर्चा करते नहीं थे, पर हम जब सीए फाइनल में ये टॉपिक कराते थे तो हम इसका प्रैक्टिकल भी कराते थे, और वही प्रैक्टिकल मुझे दिख गया है आपके मॉक पेपर में, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सो मान लो होल्डिंग कंपनी है एच लिमिटेड और सब्सिडरी कंपनी है एस लिमिटेड। क्लियर है? होल्डिंग कंपनी के बुक्स बनते हैं 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। सब्सिडरी कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो करती है 1/1/2021 से लेकर 31/12/2021 तक। दिस इज कॉल्ड डिफरेंट रिपोर्टिंग पीरियड। दिस इज कॉल्ड डिफरेंट रिपोर्टिंग पीरियड्स। कि देखो होल्डिंग कंपनी का ईयर एंड होता है 31 मार्च 2022 को, जबकि सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड 31/12 को हो रहा है। अब बताओ क्या इन दोनों बैलेंस शीट का आप सीधे तरीके से कभी कंसोलिडेशन कर पाएंगे? द आंसर इज नो, कभी भी नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कहता है कि पहले आपको सब्सिडरी की बैलेंस शीट को अपडेट करना पड़ेगा टिल 31 मार्च 2022 तक, फिर इन दोनों बैलेंस शीट्स को कंसोलिडेट किया जाएगा। सो अगर होल्डिंग का रिपोर्टिंग पीरियड इज डिफरेंट देन द सब्सिडरी का रिपोर्टिंग पीरियड, तो पहले आपको सब्सिडरी के रिपोर्टिंग पीरियड को होल्डिंग के पीरियड तक उस बैलेंस शीट को अपडेट करना पड़ेगा और फिर दोनों का कंसोलिडेशन किया जाएगा। सो आपको सब्सिडरी की अपडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। सब्सिडरी की अपडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अमैलगमेशन में तो हम दोनों की बनाते थे, यहां दोनों की नहीं बननी, सिर्फ सब्सिडरी की अपडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। और अपडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमेशा ही गिवन होते हैं। अगर ना दिए हों तो फिर हम सेम ही मान लेते हैं जो 31/12 को था। और आपको पता है अमैलगमेशन में हम करते हैं कि अपडेटेड बैलेंस शीट कभी टैली नहीं करती। कैश और बैंक बैलेंस हम हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। हम अपडेटेड बैलेंस शीट को कभी भी टैली कराने की कोशिश नहीं करते। कैश और बैंक बैलेंस को हम हमेशा बैलेंसिंग फिगर ही निकालते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कहता है अगर दोनों के रिपोर्टिंग पीरियड डिफरेंट हैं तो पहले सब्सिडरी की बुक्स को अपडेट करके होल्डिंग की बुक्स तक लेके आइए, फिर दोनों का कंसोलिडेशन करिए। सर ये अपडेशन हमेशा ही होता है। AS 21 कहता है अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, मतलब आपसे अपडेट हो ही नहीं रहा, फिर छोड़ दो। प्रोवाइडेड द गैप शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ्स, कि 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। पर वो प्रैक्टिकल चीज है, पेपर में इम्प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं चलती। अगर दोनों में गैप है तो आपको सब्सिडरी की बैलेंस शीट को अपडेट करना ही पड़ेगा। पेपर में इम्प्रैक्टिकेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। वहां एएस में तो लिखा है कि अगर नहीं कर पा रहे तो छोड़ दीजिए, प्रोवाइडेड द गैप डज नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। ये तो होगी ना थ्योरेटिकल थ्योरी, पर पेपर में ये नहीं चलेगा। पेपर में आपको सब्सिडरी की बैलेंस शीट को अपडेट करना ही पड़ेगा। क्लियर है? सो पहले इस कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं। लिखिए, इफ the reporting period of subsidiary is different from reporting period of holding company, then firstly we need to update balance sheet of subsidiary till the date of reporting date of holding company। मैं वो 6 महीने वाली बात आपको नहीं लिखवाऊंगा बिकॉज वो पेपर में नहीं लगती।
प्रैक्टिकली लगती है कि अगर इम्प्रैक्टिकेबल है, आप कर नहीं पा रहे, छोड़ दीजिए, प्रोवाइडेड द गैप डज नॉट एक्सीड 6 months, पर वो प्रैक्टिकली लगता है, पेपर में अपडेट करना ही करना है। फॉर अपडेशन रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ assets and liabilities would be given in the question. Revised values of assets and liabilities would be given in the question. पर अगर revised value नहीं दिए हुए तो पुराना carrying amount ले लीजिए। However, if revised values are not given, then take carrying amount. जो भी carrying amount पुरानी बैलेंस शीट में दी हुई है वो ले लीजिएगा। क्लियर है? और अपडेटेड बैलेंस शीट टैली नहीं कराते और बैंक हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। क्यों नहीं टैली होती? क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम नहीं फॉलो करते ना। डबल एंट्री फॉलो करेंगे फिर तो टैली हो जाएगा, पर हम क्योंकि फॉलो करते नहीं तो हम बैंक बैलेंसिंग फिगर निकाल देते हैं। ये बात भी हमने अमेलगमेशन में की हुई है। अपडेटेड बैलेंस शीट will not get tallied and cash and bank balance will be balancing figure, and cash and bank balance will be balancing figure। लिखिए जल्दी। सो कैश और बैंक बैलेंस को बैलेंसिंग फिगर निकाला जाएगा। क्लियर है? सो आइए अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। सो बच्चे, ये रीसेंट मॉक पेपर में ये सम मुझे दिखा था इसलिए करा रहा हूं। सो देखो कंसोलिडेशन कितना अच्छे से रिवाइज हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज किया 2 क्लास लगा के, प्लस हमने एक बड़ी क्लास लगा के सारे के सारे क्वेश्चंस भी जो एक्स्ट्रा थे वो कर लिए। तो अब कंसोलिडेशन फ्रेश तरीके से हमारा पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट्स। ये देखो, ए लिमिटेड की बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2015 और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट है एज ऑन 31/12/2014। आ गई ना बात? देखो कि बी लिमिटेड की बैलेंस शीट 3 महीने पुरानी है, 31/12/2014 की है, जबकि ए लिमिटेड की बैलेंस शीट 31 मार्च 2015 की है, 3 महीने आगे की बैलेंस शीट है। तो इस तरीके से ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट 40,000 शेयर्स इन बी लिमिटेड, 1000 डिबेंचर्स इन बी लिमिटेड। तो ए ने बी के डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है 1.5 लाख, तो ये हमने किया हुआ है क्लास में, कॉन्ट्रा कटेगा। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन 13% डिबेंचर ऑफ 100 ईच 3 लाख, तो 1.5 लाख के इसके पास हैं। सो अगर 100 ईच हैं तो 3000 डिबेंचर हैं, तो 3000 में से 1000 डिबेंचर इसने 1.5 लाख के खरीदे हुए हैं, तो लॉस ऑन कैंसलेशन आने वाला है, ध्यान रखिएगा। ट्रेड पेबल और अदर लाइबिलिटीज। चलिए जी, अब पढ़िए क्या लिखा है। ऑन 5 मार्च 2015, बच्चे अब वो आपको ये जानकारी देगा कि 31/12/2014 से लेकर 31 मार्च 2015 ये 3 महीने में क्या क्या हुआ, क्योंकि हमें सब्सिडरी की क्या बनानी पड़ेगी, अपडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, इसलिए वो ये जानकारियां अब आपको दे रहा है। ऑन 5 जनवरी 2015
सर्टन इन्वेंट्री ऑफ बी लिमिटेड कॉस्टिंग 20,000 वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सो 5 जनवरी को आग लग गई थी और इन्वेंट्री जल गई। द इंश्योरेंस कंपनी पेड 75% ऑफ द क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी ने 75% क्लेम भी दिया है। ऑन 20 जनवरी 2015 ए लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू बी लिमिटेड कॉस्टिंग 1,50,000। ये सब इन 3 महीने की घटनाएं हैं। ए ने बी को 1.5 लाख का माल बेचा है एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ कॉस्ट प्लस 20%, तो 1,80,000 हो गया। अब ये देखो 50% ऑफ दीज गुड्स वर रीसोल्ड बाय बी टू ए विद इन 31 मार्च 2015। दीज वर देन सोल्ड बाय ए टू थर्ड पार्टी बिफोर 31 मार्च 15। ये समझने वाली बात है, करेंगे बात। एज ऑन 31 मार्च 15 बी लिमिटेड ओ 60,000 टू ए इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज गुड्स। तो ये एक नया पॉइंट आ गया है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ बी 75,000। सवाल ने काम ही खत्म कर दिया। प्री प्रॉफिट सीधा ही दिया हुआ है, कब शेयर खरीदे कब नहीं खरीदे छोड़ो, प्री प्रॉफिट सीधा ही उठाओ। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड। सो बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करके आपको क्या बना के दिखानी है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना के दिखानी है। सो बच्चे पहले मुझे ये 2 पॉइंट समझने पड़ेंगे तभी हम अपडेटेड आप देखो कोई रिवाइज्ड बैलेंसेस नहीं दिए हुए। मतलब पहले मुझे बी की बैलेंस शीट को 31 मार्च 2015 पे लाना है, तो उसके लिए फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं कुछ नहीं बताया। तो जहां वो साइलेंट है हम भी साइलेंट रहेंगे और चुपचाप जाके वही बैलेंस लिख देंगे। पर 2 एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, वो 2 एडजस्टमेंट्स को ध्यान से समझिएगा। पहले मैं वो 2 एडजस्टमेंट्स ही आपको समझा दूं। पढ़िए क्या लिखा है। वो कह रहा है ऑन 5 मार्च 2015 सर्टन इन्वेंट्री ऑफ बी लिमिटेड कॉस्टिंग 20,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सो 5 जनवरी को आग लग गई और इन्वेंट्री जल गई। तो क्या एंट्री करी होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। क्योंकि मुझे अपडेटेड बैलेंस शीट बनानी है तो इन चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। कितने से? 20,000 से। अब इंश्योरेंस कंपनी ने तो 75% क्लेम ही दे दिया, तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। तो नेट देखिए आपको लॉस कितना हुआ? 5,000 का। कैश में बैलेंसिंग फिगर निकालने वाला हूं तो ये मैं ऐड नहीं करूंगा, इन्वेंट्री से 20,000 माइनस करूंगा, प्रॉफिट में 20,000 माइनस करके 15,000 ऐड कर दूंगा। डबल एंट्री एडजस्ट करनी है। ठीक है जी, मेन सेकंड है, ये तो हो गया। सो जब मैं अपडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा सो ये तो बहुत इजी ट्रांजैक्शन थी। अब दूसरी ध्यान से पढ़िएगा। 20 जनवरी को क्या हुआ? ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को गुड्स बेचे हैं। ए लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू बी लिमिटेड कॉस्टिंग 1,50,000 एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ कॉस्ट प्लस 20%। सो 150 प्लस 20% 1,80,000। बताओ बी लिमिटेड की बुक्स में क्या एंट्री हुई होगी? तो बी लिमिटेड ने एंट्री करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड 1,80,000। क्योंकि मुझे तो बच्चे बी की अपडेटेड बैलेंस शीट बनानी है ना, तो बी के स्टॉक में मुझे ये 180 जोड़ना पड़ेगा। आगे 50% ऑफ दीज गुड्स वर रीसोल्ड बाय बी टू ए विद इन 31 मार्च 2015। इसका 50% बी ने ए को वापस बेच दिया, पर कितने का बेचा ये नहीं बताया। दोबारा 50% ऑफ दीज गुड्स वर रीसोल्ड बाय बी टू ए विद इन 31 मार्च 2015। 50% गुड्स बेचे पर कितने के बेचे नहीं बताया। दीज वर देन सोल्ड बाय ए लिमिटेड टू थर्ड पार्टी बिफोर 31 मार्च 15। ए लिमिटेड ने इनको थर्ड पार्टी को आगे बेच दिया है, मतलब ये गोडाउन में या इन्वेंट्री में पड़े हुए नहीं है। ओके। एज ऑन 31 मार्च 2015 बी लिमिटेड ओज ए लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज गुड्स 60,000। ये सबके लिए बी ने ए का 60,000 देना है। तो बी ने तो 180 के गुड्स खरीदे थे, 60 देना है, मतलब बी ने ये गुड्स कितने के बेचे होंगे?
120 के बेचे होंगे। और क्या एंट्री करी होगी? ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना? 1,20,000। ओ, इन सब कहानी के बदले में बी ने ए को 60,000 देना है, जबकि बी ने तो ए का 180 देना था, पर क्योंकि उसने 50% गुड्स बेचे भी हैं, है ना, 50% गुड्स बेचे हैं, उन 50% गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 180 का 50%, 90,000। तो 90,000 की चीज उसने 120 की बेची है, तो 30,000 का उसने इस पे प्रॉफिट भी कमाया है। ये प्रॉफिट भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो अगर मैं एंट्री करूं तो ए, अगर मैं इसको और तोड़ूं तो ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू परचेज 90,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। ये तरीका सही है, क्योंकि बी ने ए के इन सब कहानियों के बदले में कितने पैसे देने हैं? 60,000 देने हैं, जबकि उसने तो 180 के गुड्स खरीदे थे, तो फिर 60 क्यों देने हैं? बिकॉज जो वापस बेचे होंगे वो 120 के बेचे होंगे, जिसकी उसको कॉस्ट पड़ी थी 90,000। सो ये कहानी थी, और ए इसको आगे बेच चुका है, तो इस पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी आएगा। वो बाद में देखते हैं कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना आएगा। तो पहले हम अब अपडेटेड बैलेंस शीट बना लेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये दो ही घटनाएं हैं जी, बाकी और कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो सारे बैलेंसेस एज इट इज आ जाएंगे। सो पहले बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, अपडेटेड बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। अपडेटेड बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। आइए जी, सो सबसे पहले शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में तो बच्चे कोई बदलाव आया नहीं, तो शेयर कैपिटल तो आपकी एज इट इज ही आ जाएगी 5 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि पीएल नहीं दिया हुआ तो मुझे सारे चेंजेस इसी में करने पड़ेंगे। 2,05,000 के रिजर्व हैं, 20,000 का लॉस, 15,000 का गेन, तो नेट 5,000 का लॉस यहाँ पे हुआ, प्लस 30,000 का प्रॉफिट आपने यहाँ पे कमाया। सो 2,30,000। क्लियर है? प्रॉफिट है तो मैं रिजर्व में ही एडजस्ट कर दिया। 13% डिबेंचर्स में कोई बदलाव नहीं है, 13% डिबेंचर्स एज इट इज आ जाएंगे 3 लाख। ट्रेड पेबल, ध्यान से 80,000 थे तो उसने 60,000 और देना ना इन सब कहानियों के बदले में। सो 1,40,000, 60,000 ट्रेड पेबल थे ना। अदर लाइबिलिटीज 40,000 टोटल। फिक्स्ड एसेट्स कोई डेप्रिसिएशन नहीं, कोई प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ कि इन 3 महीनों में बी ने कोई प्रॉफिट भी कमाया कि नहीं कमाया, कुछ भी नहीं दिया हुआ। 4,05,000। इन्वेंट्री ध्यान से 3,50,000 माइनस 20,000 की इन्वेंट्री का तो लॉस हो गया था, प्लस 180 की इन्वेंट्री खरीदी थी और उसमें से 90 की इन्वेंट्री बेच दी थी, तो 350 माइनस 120 प्लस 180 माइनस 90, तो 4,20,000 की उसकी क्या आएगी? इन्वेंट्री आएगी, है ना। सो 4,20,000 की उसकी इन्वेंट्री आ गई। बहुत ध्यान से करना है। ट्रेड रिसीवेबल में कुछ भी नहीं है, ये एज इट इज आ जाएंगे 2,65,000। और कैश एट बैंक क्या निकल के आएगा? बैलेंसिंग फिगर। सो इस तरीके से पहले मैंने उन एंट्रीज को किया, परचेज को मैंने इन्वेंट्री में एडजस्ट किया ना, परचेज अकाउंट तो कोई होता नहीं, तो इन्वेंट्री में एडजस्ट किया। सो 5 लाख प्लस 230 प्लस 3 लाख प्लस 140 प्लस 40, 12,10,000।
सो 12,10,000 माइनस 4,05,000 माइनस 420 माइनस 265 1,20,000। मैंने डिबेंचर इंटरेस्ट को इग्नोर करके किया है, बेटर है आप भी इग्नोर कर दे, बाद में कॉन्ट्रा काटने की समस्या हो जाएगी। सो जो 13% डिबेंचर है उस पर ब्याज मैंने इग्नोर कर दिया है, तो ये मैं यहाँ स्टार लगा के लिख रहा हूँ, इग्नोरिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। लो जी, अब सवाल नॉर्मल हो चुका है, अब बस आपको सीबीएस बनानी है और सीबीएस के लिए प्री प्रॉफिट सीधे दिए हुए हैं। सो मेन ये अपडेटेड बैलेंस शीट में ये वाला पॉइंट था। क्लियर है? आइए जी अब सीबीएस बनाते हैं। अब ए की बैलेंस शीट सवाल से देखनी है और बी की बैलेंस शीट जो आपने बनाई है वो वाली देखनी है। चलिए जी, शेयर कैपिटल ए लिमिटेड का 10 लाख, शेयर कैपिटल 10 लाख, सीजीआर हमें निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर एमआई के लिए एक लाइन छोड़ दीजिए, कैपिटल रिजर्व के लिए छोड़ दीजिए अगर आएगा तो। 13% डिबेंचर्स 3 लाख, ये भी कॉन्ट्रा कटेंगे, सो एक लाइन छोड़िए। ट्रेड पेबल, हाँ जी, इसके अपने हैं 3,80,000 प्लस यहाँ से देखिए 140, अब इसमें भी कॉन्ट्रा आने वाला है 60 का, तो इसको भी इनर कॉलम में लिखिए 380 प्लस 140 5,20,000। अदर लाइबिलिटीज़, बाद में कॉन्ट्रा काटेंगे ना सारे, अदर लाइबिलिटीज़ सीधा जोड़ दीजिए 2,40,000 टोटल। फिक्स्ड एसेट्स सीधा जुड़ जाएंगे 6,50,000 प्लस 4,05,000, सो 10,55,000। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर आएगा, एक लाइन गुडविल के लिए छोड़ दीजिए, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर को कॉन्ट्रा काटना है 1,50,000, बाद में देखते हैं। इन्वेंट्री, तो इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी आएगा, ए की इन्वेंट्री 2 लाख है, बी की ऊपर से देखिए 4,20,000, सो इनर कॉलम में 6,20,000। ट्रेड रिसीवेबल में भी कॉन्ट्रा कटेगा, पहले दोनों का टोटल कर दीजिए 150 प्लस 265 4,15,000। देखो कितने सारे कॉन्ट्रा हैं। बैंक बैलेंस 80,000 प्लस ऊपर से देखिए 120, 2 लाख। लो जी, 3 वर्किंग नोट। बच्चे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये आ गया तो पूरा हिंदुस्तान फ्लैट हो जाएगा देखना, पर अब हम कर पाएंगे CCMI और CGR, क्योंकि ये मॉक पेपर का क्वेश्चन है, मेरा नहीं है, इंस्टीट्यूट मॉक में दे गया है, तो ये कभी भी आ सकता है पेपर में, इस बात को समझ लो। इन्वेस्टमेंट हेल्ड कितना है 8 लाख, माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल 4,40,000 शेयर अपने पास हैं, तो बाकी माइनॉरिटी के पास 1 लाख। AOP बनाएंगे, AOP ऑफ बी लिमिटेड, प्री पोस्ट टोटल। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल देखिए, ऊपर बैलेंस शीट जो बनाई है रिजर्व एंड सरप्लस का 2,30,000, रिजर्व एंड सरप्लस 2,30,000। तो प्री प्रॉफिट तो दिए हुए हैं सवाल में 75,000, तो पोस्ट कितने हो गए 1,55,000। सो पोस्ट प्रॉफिट्स आर 1,55,000। क्लियर है? कोई एडजस्टमेंट नहीं है सवाल में, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो सीधा ए का हिस्सा कितना
5 लाख में से 4 लाख शेयर आपके पास है, 40,000 80%, सो MI 20%, 15,000 60,000, 1,24,000 और 31,000। तो ये माइनॉरिटी का आ गया, प्लस प्रॉफिट 46,000 माइनस प्री प्रॉफिट्स 60,000, जनरल रिजर्व ऑफ ए लिमिटेड 4.5 लाख प्लस पोस्ट प्रॉफिट 1,24,000। लो बच्चे, अब अनरियलाइज प्रॉफिट ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा था ए ने बी को 1,50 का माल 1,80 में बेचा, तो 30,000 प्रॉफिट कमाया ए ने, तो ये 30,000 अनरियलाइज होता। पर रुको, उसका आधा तो बी ने ए को वापस बेच दिया, जो ए ने थर्ड पार्टी को बेच दिया। मतलब ये जो 90,000 है, इसके ऊपर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट अब नहीं है, क्योंकि ये विद इन द ग्रुप हेल्ड ही नहीं है। ए ने बी को 1,50 का माल 1,80 का बेचा, बी ने ए को 90,000 का बेच दिया, जो ए ने आगे बेच दिया, तो फिर वो 90 तो विद इन द ग्रुप हेल्ड नहीं हुआ ना। विद इन द ग्रुप कितना हेल्ड है, इसका 90,000 हेल्ड है। तो अगर ये 30,000 प्रॉफिट 1,80 के ऊपर है, तो 90 के ऊपर अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, 15,000। सो अनरियलाइज प्रॉफिट 15,000 है जो ए ने कमाया हुआ है। जो बी ने प्रॉफिट कमाया है 90 की चीज एक 20 की बेच के, वो अनरियलाइज नहीं है, बिकॉज वो ए की इन्वेंट्री में है ही नहीं, वो तो ए ने आगे बेच दिया। अनरियलाइज प्रॉफिट कौन सा होता है, जो विद इन द ग्रुप हेल्ड होता है। क्योंकि वो विद इन द ग्रुप हेल्ड ही नहीं है, वो तो ए ने आगे बेच दिया, तो वो अनरियलाइज नहीं है। खुदा ना करे ए ने आगे ना बेचा होता, तो जानते हो ये 30,000 भी अनरियलाइज होता, प्लस ये 30,000 भी अनरियलाइज होता, और टोटल 60,000 रुपये अनरियलाइज प्रॉफिट होता अगर ए ने आगे ना बेचा होता तो। पर क्योंकि बी ने जो ए को बेचा, ए आगे बेच चुका है, वो अनरियलाइज नहीं है। ये 30,000 में से आधा इन्वेंट्री में हेल्ड है, तो 15,000 आपका अनरियलाइज प्रॉफिट है, जो किसने कमाया हुआ है, ए ने कमाया हुआ है। क्लियर हो गई बात। तो ए ने प्रॉफिट कमाया है, तो सीपीएल में से माइनस होगा, माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट 15,000। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स को कैंसिल करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख, और लॉस ऑन कैंसलेशन कहां डेबिट होगा, किसने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, होल्डिंग ने, तो लॉस किसका है, होल्डिंग का। होल्डिंग का लॉस कहां जाएगा, सीपीएल में 50,000। ये किया हुआ है क्लास में, ठीक है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। माइनस लॉस ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर्स 50,000। चलिए जी, सो गुडविल निकाल लें, 8 लाख माइनस 4,60,000, 3,40,000 की आपकी गुडविल है, 1,46,000 का आपका एमआई है, और 5,09,000 का आपका सीजीआर है। आइए अब कॉन्ट्रा भी काट लें ज़रा, सीजीआर लिख दें पहले, 5,09,000, एमआई कितना है 1,46,000, गुडविल कितनी है 3,40,000। आइए पहले ज़रा डिबेंचर्स को कैंसिल कर लें, तो डिबेंचर में से माइनस हो जाएगा 1 लाख, बिकॉज 1,000 डिबेंचर हेल्ड थे, तो 1 लाख के ही डिबेंचर थे जो 1.5 लाख के खरीदे हुए थे, 2 लाख। यहाँ से माइनस डिबेंचर्स 1 लाख, बाकी कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, सीपीएल में 50,000, खत्म। ट्रेड पेबल से कॉन्ट्रा कटेगा, जो विद इन द ग्रुप 60,000 रुपया हेल्ड थे,
सो ये आ गया 460। दूसरी तरफ कहाँ जुड़े होंगे, ट्रेड रिसीवेबल में माइनस कॉन्ट्रा 60,000। सो 4, 15 माइनस 8। बच्चे जो पॉइंट रेगुलर हैं उन पे बहुत तवज्जो नहीं दिया जा रहा। इन्वेंट्री से अनरियलाइज प्रॉफिट हटेगा 15,000। सो 6,05,000। सो बढ़िया सवाल है ये, आएगा ये एक ना एक दिन देखना, और जब आएगा तो सारा हिंदुस्तान चिल्लाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि देखो इंस्टीट्यूट जानबूझ के करता है, जानबूझ के कुछ नहीं होता। इंस्टीट्यूट हिंट दे गया है कि ये आ सकता है पेपर में। सो 25,55,000, 25,55,000। हो गया जी टैली, 25,55,000। सो जिस तरह से हमने क्लास में यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज पे सम किया था, वो तो स्टडी मटेरियल में था, सो हमने कर लिया और वो पेपर में आ गया है। ये भी पहले पेपर में आएगा फिर स्टडी मटेरियल में आएगा, देखना। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू कॉन्सेप्ट था कि यहाँ भी आपको अपडेशन करनी पड़ सकती है सब्सिडरी के लिए। और उसमें ये खतरनाक पॉइंट कि होल्डिंग ने पहले सब्सिडरी को बेचा, सब्सिडरी ने वापस बेच दिया, तो उसमें यूपी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये सब सोचने वाली बातें थी। क्लियर है? सो बहुत बढ़िया सवाल है, मन को तसल्ली हुई मेरे कि मैंने एक और चीज़ आपको करा दी। अब हम टेंशन फ्री हैं, अब कुछ भी आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिए, पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। तो इसके साथ ही हमारे होल्डिंग के कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा कराने थे वो ख़त्म हो गए। सो मैं ज़रा आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क करा दूं इसके, कि कौन कौन से क्वेश्चन अब आपने बुक से करके जाने और ये लिख के करने हैं, क्योंकि पेपर बच्चे प्रैक्टिकल है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंसोलिडेशन। सो ये लिख के करिएगा प्लीज़, थ्योरी पेपर नहीं है ये। सो मैं बुक देख के आपको बताता चला जाता हूँ कौन कौन से, आप बस यही करिएगा और लिख के करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8 थोड़े ज़्यादा होंगे, घबराना नहीं है, पर उतने नहीं होंगे जितने बुक में। प्रैक्टिस के लिए तो मैंने बहुत दिए हुए हैं। 16, 23, देखो पहले 23 में से सिर्फ 4 ही आए हैं। 24, 34, अब आएंगे 35, 36, 38, 39, अब तो बहुत सारे हैं। 40, 41, 42, यही तो करने लायक है सारे। 43, 44 रहने दो। 46, 47, 48, 50, 51, 52 कटवाया था, वो आज करवा दिया है बैलेंस शीट के साथ। 53, चलिए, और प्लस जो इस हैंड आउट में है। ठीक है, चलिए। सो कंसोलिडेशन का कार्यक्रम इससे खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।